अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 से आज के लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको भी टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x का जो एचसीएफ है वो बताया वो उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब वो पूछ रहे हैं कि हमने कोई प्रोसीजर नहीं करना, ये हमारे पास कुछ उसने ऑप्शन दिए हुए और बताया क्या इनमें एचसीएफ चेंज होगा। अब एचसीएफ के मामले में देखें कि यहाँ पे 5 उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है कि एचसीएफ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो इस टर्म से कुछ नहीं मल्टीप्लाई कराया, इस टर्म से कुछ मल्टीप्लाई कराया है। इससे समझ क्या आ रही है कि किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देने से हमारे एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी सेम ही रहेगा। इधर 2 है इधर 2 नहीं है, बाकी का एचसीएफ तो हमें पता है, लेकिन एक टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी टर्म के साथ नहीं कर रहे तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब तीसरे एक्सप्रेशन है और यहां पे क्या डिफरेंस है, मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ किया लेकिन उन दोनों फैक्टर्स के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर भी ओवरऑल एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एचसीएफ सेम रहेगा। फोर्थ टर्म है जिसके अंदर 15 एक के साथ मल्टीप्लाई किया और एक एक्सप्रेशन के साथ 25 मल्टीप्लाई किया है। अब 15 और 25 में कुछ कॉमन है और वो कॉमन 5 है, तो ओवरऑल एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है कि विल एचसीएफ चेंज इफ बोथ मल्टीप्लाई बाय x। हाँ, अगर दोनों नंबर सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम फैक्टर आ रहा है, तो वो फैक्टर एचसीएफ में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर समझाना ये मकसद था कि अगर किसी एक टर्म से कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी होगा, तो एचसीएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों टर्म से हो लेकिन दोनों में कुछ कॉमन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों से कुछ मल्टीप्लाई हो और उसके अंदर कुछ कॉमन हो तो वो जो कॉमन है वो हमारे एचसीएफ का हिस्सा बनेगा। और दोनों टर्म के साथ अगर कोई सेम टर्म मल्टीप्लाई करे तो वो सेम टर्म भी हमारे एचसीएफ का हिस्सा बनेगी और वो टर्म क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट भी यहां पे लिखी हुई है जो कि हमारी बुक का हिस्सा है और एक नेचुरल रिजल्ट है, और मैं चाह रहा हूं कि इसको आप एब्जॉर्ब कर लें कि चैप्टर नंबर 4 को कंकर करने का, इसको एब्जॉर्ब करने के अंदर जो आपने जिस स्किल के ऊपर काम करना है वो फैक्टराइजेशन है। आप किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके की हो, हमारे पास आगे भी 4 एक्सरसाइजेस हैं, तो उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है वो कैसे हो सकती है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे है कि कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको कैसे फैक्टर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी कॉमन पे ग्रिप हो, आपकी फार्मूलाज रिमेंबर हो, फार्मूलाज याद हो, फार्मूलाज को मैनिपुलेट करना आता हो। थर्ड स्किल जो है आपके मिड टर्म ब्रेक की है और मिड टर्म ब्रेक पे आपको पेयरिंग करना, उसको किस टर्म के अंदर ब्रेक करना है, उसके ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। और फोर्थ चीज ये कि अगर ये तीनों चीजें ऊपर स्टेप नहीं हो रहे तो आप जो है वो किसके केपेबल हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के। तो फैक्टराइजेशन की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे जहन में रखिएगा कि फैक्टराइजेशन सिर्फ आपके 9th क्लास का हिस्सा नहीं रहेगी। 10th के अंदर जब हम इक्वेशन सॉल्विंग करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, हमें फैक्टराइजेशन चाहिए। आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको फैक्टराइजेशन चाहिए। आप पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर फैक्टराइजेशन चाहिए। आप आगे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन करेंगे, आपको वहां पे भी फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये चैप्टर किसी भी तरीके से इग्नोरेबल नहीं है। इवन अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग की तरफ रुझान है, मैथमेटिक्स की तरफ नहीं भी है, तब भी ये फैक्टराइजेशन की स्किल आपके प्रोग्राम के रिटर्न के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल और आपकी माइंड स्किल्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह है जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहां पे करना है हमने एलसीएम फाइंड। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और करना क्या होता है इसमें,
आसान लफ्जों में एक फिक्रे के अंदर जो चीज हमने करनी होती है वो ये कि जो पावर्स में से बड़ी पावर्स होती है और नंबर्स के फैक्टर में से जो बड़ा नंबर होता है, मैक्सिमम कॉमन होता है, वो मतलब हमने कॉमन भी एक दफा लिखना होता है और नॉन कॉमन भी एक दफा लिखना होता है। आसान लफ्जों में कॉमन भी, दोनों टर्म्स के जो कॉमन है वो एक दफा लिखेंगे और जो नॉन कॉमन है वो भी एक दफा लिखेंगे। इन जनरल ऐसे पावर के साथ समझेंगे तो दोनों में से जो बड़ी पावर है वो लिखी जाएगी, ठीक है। नंबर्स हैं तो दोनों में से जो बड़ा मल्टीपल है वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर कॉमन भी एक दफा लिखा जाएगा और नॉन कॉमन भी एक दफा लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तो फिर ये भी आता है कि सर फिर इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नतीजे में जो एक्सप्रेशन आती है वो आपकी दोनों टर्म्स से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। एचसीएफ में क्या था, ये कंपैरिजन में आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन करके करा देते हैं। फिलहाल क्या है कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन दोनों टर्म से डिवाइड हो सकता होगा, ठीक है। और वो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होगी जो जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते होंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले एलसीएम ऑफ नंबर्स 8 और 4, अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो 4 और 8 के कॉमन नॉन कॉमन दोनों देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कंप्लीट 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। x 6 और x स्क्वायर में से बड़ी पावर क्या है? x 6, y दोनों सिंगल है तो y एक ही दफा आएंगे, ठीक है। कॉमन होने के बावजूद एक ही दफा आएंगे, ठीक है। और इधर z नहीं है, इधर z है तो z आ जाएगा एक, नॉन कॉमन भी एक दफा आएगा। तो कंप्लीट एचसीएफ क्या बन जाएगा? 8 x की पावर 6 y। तो अब ये ऐसी एक्सप्रेशन है ये वाली जो इससे भी डिवाइड हो सकती है और इसको भी डिवाइड हो सकती है, इससे भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों से डिवाइड हो सकती है और ये स्मॉलेस्ट ऐसी एक्सप्रेशन है जो दोनों से डिवाइड हो सकती है। इससे छोटी कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो सकती हो, इसलिए इसको लीस्ट कहते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 और 24 है, 12 2 जा 24 मल्टीपल हमें पता है और दोनों में से बड़ा कौन सा है? वो 24 है, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर ये यूं टेबल पे ना जा रहा हो ना तब हम देखेंगे कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे भी 4 2 जा 8 तो डायरेक्ट हम 8 लिख सकते हैं। यहाँ 12 2 जा 24 तो डायरेक्ट 24 लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से बड़ी कौन सी पावर है? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हमारा एलसीएम है। y4 और इधर y है ही नहीं तो y4 पूरी की पूरी टर्म जो आ जाएगी वो आपका एलसीएम में आ जाएगी। z और z एक ही है, एक ही दफा लिखा जाएगा, तो हमारी कंप्लीट टर्म जो बन जाएगी 24 x क्यूब y की पावर 4 एंड z, ये आपकी कंप्लीट एलसीएम बन जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड टर्म पे, 18x क्यूब z 9x y स्क्वायर z 6x की पावर 6 y z क्यूब। 18 और 9, 9 2 जा 18 तो बड़ी पावर, बड़ी वैल्यू 18 है और मल्टीपल भी है एक दूसरे का, तो फिर सिंपल हम 18 लिख देंगे। और 6 3 जा 18 मतलब 6 9 और 18 तीनों का एलसीएम लें तो वो 18 ही आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो 18 ही आएगा। 2 3 जा 6 9, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 जा 3, 1 जा 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 आएगा। x क्यूब x एंड x पावर 6, बड़ी पावर कौन सी है? x पावर 6, x पावर 6 आ जाएगी। यहां पे y नहीं है, y स्क्वायर और y, बड़ी पावर y स्क्वायर है, y स्क्वायर आ जाएगी। यहां पे z है, z क्यूब है, बड़ी पावर z क्यूब आ जाएगी। इन तीनों को मिला के लिखेंगे तो आपका एलसीएम बन जाएगा 18 x की पावर 6 y स्क्वायर z क्यूब। x y z क्यूब, z 5 y क्यूब x, 28 x क्यूब y 5 z। तो अब तीनों में देखें, इन दोनों में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसमें न्यूमेरिकल है 28, तो बढ़िया वैल्यू है, बाकियों में ना होना मसला नहीं है, एक दफा आ गया तो वो लिखा जाएगा। 28 इसका न्यूमेरिकल एलसीएम का हिस्सा होगा। x, इसमें x क्या है? यहां पे लिखा हुआ है, सिंपल x है, और इसमें x क्यूब है तो बड़ी पावर x क्यूब है, x क्यूब आ जाएगा। y क्यूब y5, बड़ी पावर y5 है, y5 आ जाएगा। z क्यूब z5 और z, बड़ी पावर z5 है, z5 आ जाएगा।
इनको कंबाइन करके लिखें 28x³ y5 z5। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सिमम पावर्स और मैक्सिमम नंबर्स के मल्टीपल के साथ हमारे पास एलसीएम आ गया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट टेबल बन गया मोनोमियल एक्सप्रेशंस का। इसमें कुछ जो कॉमन थे उसको हमने इस तरीके से मल्टीपल की सूरत में लिखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो सारे एक्सप्रेशन है ना, ये वो एक्सप्रेशन है जिनसे आए हैं, ये उनसे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म इन दोनों से डिवाइड हो सकती है, ये टर्म इन दोनों तीनों से डिवाइड हो सकती है, ये टर्म इन तीनों से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे तो क्वेश्चन आगे जो है वो HCF बाय डिवीजन मेथड के हैं, लेकिन चूंकि हमने पीछे जो है वो क्वेश्चन एलसीएम का पढ़ा है, तो हम एलसीएम वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और HCF वाले क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले उसी तरीके से हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज्ड फॉर्म में कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम वही हमने क्या करना है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में कर लेना है। यही हमारा इसमें जो है ना वो मुद्दा और मकसद है, और मैक्सिमम इसी की प्रैक्टिस ही चलेगी कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा 9a² - 1। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 2a कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा 3a + 1। अब अगर जरा इस टर्म को देखें, ठीक है, थोड़ी सी छुपी हुई है ये, तो ये आपको a² - b² की फॉर्म दिखेगी। ठीक है, कैसे कैसे दिखेगी, 3a² b 3a², 9 3 का स्क्वायर है और a² लिखा हुआ है, और 1 1 का स्क्वायर होता है। तो सम टाइम टर्म थोड़ी सी छुपी हुई होती है, उसको हमने ढूंढना होता है। ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है तो वैसे ही लिख लेंगे, और यहां पे हम कहेंगे फार्मूला अपना मेंशन कर देंगे, मैंने वहां नहीं लिखे हुए, तो हम कहेंगे a² - b² = a + b a - b। ये आप लोगों ने यूं मेंशन कर देना है। और फिर जब इसको वापस लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो a हमारे पास क्या है 3 है, और b हमारे पास क्या है 1, तो 3a + 1 3a - 1, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। और यहां पे फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है 3a + 1। अब देखें कॉमन फैक्टर क्या है 3a + 1, ये भी एक ही दफा आएगा। जब हम एलसीएम लिखेंगे तो 3a + 1 कितनी दफा आएगा, एक ही दफा आएगा, और बाकी टर्म भी एक एक दफा आ जाएंगे। 2a सिर्फ इसमें है, b सिर्फ इसमें है, तो एक एक दफा ये आ जाएंगे, और 3a + 1 भी एक ही दफा आएगा, और 3a - 1 भी एक ही दफा आएगा। तो नॉन कॉमन फैक्टर भी एक दफा आ गए और कॉमन फैक्टर भी एक ही दफा आ गए। अब ये अगेन वही वापस फार्मूला है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2ab × 9a² - 1, और अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 18a³ b - 2ab। ठीक, ये आपकी फाइनल फॉर्म आपको मिल जाएगी जी। क्वेश्चन 10 है, सिमिलर क्वेश्चन हमने एलसीएम भी फाइंड किया था, यहां पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। p कॉमन क्या आ जाएगा, p एंड q, रिमेनिंग क्या बच जाएगा p² - q²। ठीक है, एक p बचा, पीछे 2 p बच गए, यहाँ पे एक p कॉमन आ गया, q बाहर आ गया, और यहाँ पे 3 q में से एक q बाहर आया, पीछे q² बच गया। और ये हमें पता है कि यही फार्मूले की फॉर्म बन रही है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे p5 और p² में से p² कॉमन आ रहा है, q² और q5 में से q² कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, रिमेनिंग क्या बचेगा p³ - q³। अब ये क्यूब का फार्मूला बन गया और ये स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो दोनों के फार्मूला साथ मेंशन कर लें कि a² - b² = a + b × a - b, और a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। ठीक है, ये आपके दोनों फार्मूलाज लग जाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा PQ P + Q P - Q, और इसी तरह यहां पे क्या बन जाएगा p² Q² P - Q
पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए आपका पी है, बी आपका क्यू है। अब इनमें से हमने क्या करना है, कॉमन भी एक दफा लिख लेना है और नॉन कॉमन भी। तो पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से बड़ी पावर कौन सी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी और पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू और क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा। ए की टर्म में एक ही दफा आएगी नॉन कॉमन, पी माइनस क्यू दोनों में है, कॉमन है, एक ही दफा आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और ये आपका इसके साथ भी फार्मूला बन सकता है और इन दोनों के साथ भी फार्मूला बन सकता है। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन 11 है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई और 2x स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले फैक्टराइज कर लें, इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो पीछे क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे कॉमन क्या है x, तो पीछे बच जाएगा 2x प्लस 1। सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है। कैसे, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है तो ये प्रॉब्लम है। इस स्टेज तक आने तक आपको इतना केपेबल हो जाना चाहिए कि आप फार्मूले को आइडेंटिफाई कर लें। अगर नहीं कर सके तो पिछली एक्सरसाइजेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करें। अब यहाँ पे हम फार्मूला मेंशन कर देंगे और ये लिख देंगे 2x प्लस 1 2x माइनस 1 एंड x इंटू 2x प्लस 1, और अपना एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, कॉमन टर्म भी एक दफा, नॉन कॉमन टर्म भी एक दफा। तो x y इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, कॉमन टर्म भी एक दफा आ गई, नॉन कॉमन टर्म्स भी एक दफा आ गई। ये दोनों मिलकर फार्मूला बनता है जिसको आप वापस लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1, इसी फॉर्म में डायरेक्ट। यहां पे आप फार्मूला अलबत्ता मेंशन करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा जी, यहाँ पे अब 3 टर्म्स हैं, तीनों में मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, फार्मूला नहीं बन रहा, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो एक आप लोग क्वेश्चन कर तो सकते हैं कि सर जब कॉमन नॉन कॉमन सब इकट्ठा लिखना ही है तो तीनों टर्म डायरेक्ट लिख लें, फैक्टराइज करने की क्या जरूरत है। तो मामला ये है कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अगर हम तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लें तो मुमकिन है कोई एक कॉमन फैक्टर 2 दफा आ रहा हो और वो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो लीस्ट फैक्टर नहीं बनेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए जो हमें चाहिए वो ये कि कॉमन टर्म मैक्सिमम एक ही दफा लिखी जा सके, वो रिपीट ना हो। तो इसलिए पर्पस जरूरी है कि हम इसको फैक्टराइज करें। मल्टीप्लाई हो 6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें 1 आए। 1 में आपको क्या कहा था, कंसेक्टिव नंबर। 6 के वैसे भी 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 2 6, 3 2 6 और 3 माइनस 2 1। साइन माइनस के साथ आएगा, ये बन जाएगा। यहां पे भी वही मामला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1। यहां पे भी उसी तरीके की सिचुएशन है, 3 1 जा 3, और यहां पे प्लस है तो प्लस का मामला होगा, तो माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, यहां 1 लिख लें अगर कोई कंफ्यूजन है। अब यहां पे क्या होगा, x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस प्लस 2। माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x कॉमन x माइनस 3 माइनस कॉमन x माइनस 3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 1 रिमेनिंग, और x माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1 रिमेनिंग। अब हमारा एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर भी एक दफा और नॉन कॉमन फैक्टर भी एक दफा। तो x माइनस 3, x प्लस 2
दोनों दफा एक दफा ही लिखेंगे x माइनस 1, और ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने तीनों टर्म्स जो है वो रिपीट हो रही थी। अगर हम तीनों को डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसका मतलब वो मिलके क्या बनती है, x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना होता। तो अब ये वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे 1 1 1 की गिरदान लगी हुई और m m m की और कुछ पावर्स हैं, तो हमें ये चीज तो समझ आ रही है कि यार ये स्क्वायर m क्यूब का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला, तो ये दोनों फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले यूज करके हमारी फैक्टराइजेशन होगी। तो पहले हम स्क्वायर या क्यूब जरूरी है तो क्यूबिक फॉर्म में लेके आएंगे, तो m क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको m स्क्वायर का क्यूब और 1 का क्यूब क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मैं थोड़ा सा जो मेरा वो चीजों की फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस तरह हम मैक्सिमम फैक्टर्स नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट को देख लें, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये m का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बन जाएगा। अब अगर देखा जाए, अगर मैं इसको फैक्टर ना करूं तो m क्यूब माइनस 1 का फैक्टर तो मुझे यहीं से मिल जाएगा कि जब मैं यहां पे कर रहा हूं तो m क्यूब माइनस 1 m क्यूब प्लस 1, इसका मतलब ये तो कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में मौजूद है, और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। और अगर मैं यहां पे ना करूं तो ये फॉर्मूला लिख देंगे, m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये क्यूब के फार्मूलाज ओपन करेंगे, प्लस का भी फार्मूला है तो प्लस के साथ भी ओपन करेंगे, m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस प्लस m प्लस 1, m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m, जो प्लस वाला फार्मूला है वहां बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस 1। ठीक है, चूंकि ये 1 का स्क्वायर है इसलिए मैं इनको 1 का डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब इसका फार्मूला ओपन होगा, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, m प्लस 1 m माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद ये टर्म आपकी पूरी बच जाएगी, m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें हम कॉमन नॉन कॉमन एक एक दफा लिखते जाएंगे। सबसे पहले m माइनस 1 लिख लें, दोबारा रिपीट होगा तो हम नहीं लिखेंगे। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, पहले लीनियर फैक्टर देख लें, m माइनस 1 है और m प्लस 1 है। अब देखिए, अगर हम यहां ये फैक्टर ना खोलते और डायरेक्ट m क्यूब माइनस 1 रखते तो फिर इसका मतलब हमारे ये फैक्टर अलहदा से आते, जो कि अब नहीं आएंगे और इन सारों की जगह एक ही दफा लिखे जाएंगे। अब m माइनस 1 का फैक्टर 3 दफा रिपीट हो रहा है, एक ही दफा लिखा जाएगा। m प्लस 1 का फैक्टर 2 दफा रिपीट हो रहा है, एक ही दफा लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एक दफा आ गया, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये वाले भी अलग अलग है, प्लस और माइनस के साथ अलग हैं लेकिन ये अलग ही आएंगे। तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस m माइनस m प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर करें तो ये वाला हमारा m माइनस 1 वाला इसके साथ जुड़ के क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, और ये वाला इसके साथ जुड़ के क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसको क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं, इसको सेपरेट रख सकते हैं, या ये दोनों मिलके m स्क्वायर माइनस 1 और फिर m की 4 माइनस 4 किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। लेट से हम इसी उसके अंदर अगर हम जाएं तो फार्मूलाज आप लोगों ने नोट कर लेना है। हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं कि फर्स्ट और फोर्थ कंबाइन करके और सेकंड और फिफ्थ कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। तो फार्मूला बन जाएगा m क्यूब माइनस 1 क्यूब एंड m क्यूब प्लस 1 क्यूब, और एक टर्म बच जाएगी m स्क्वायर प्लस 1। और ये जब बनेगा तो m क्यूब माइनस 1
m क्यूब प्लस 1। तो आप ये देख रहे हैं कि ये a माइनस बी, a प्लस बी, m क्यूब का स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कंबाइन होके बन गए और m स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया। तो इक्वल होगा m की पावर 6 माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल एलसीएम आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन और फैक्टराइजेशन सारी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, जब भी 4 टर्म्स आ रही हो और साथ क्यूब भी हो तो देखेंगे कहीं होल क्यूब का फार्मूला तो नहीं बन रहा। तो ए क्यूब मौजूद है, बी क्यूब नहीं मौजूद, इसका मतलब ये होल क्यूब का फार्मूला नहीं बन रहा। अगर मैं इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2, और इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। वाह, ये हमारे लिए उसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया जैसे हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं। तो x प्लस 2 अगेन कॉमन आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा। इसको देख ले, ये मिड टर्म ब्रेक होता है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह के मिड टर्म ब्रेक है। माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। तो मिड टर्म ब्रेक हो गया, x कॉमन आया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, और तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। तो x प्लस 2 x माइनस 2। तो बस ये थोड़ी सी ट्रिक थी इसमें, बाकी तो सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, ये भी सिमिलर है। ये थोड़ी सी इन्होंने ट्रिक की है कि यहाँ पे क्यूब के अंदर इन्होंने फंसाने की कोशिश की। अब आपके पास यहाँ चूंकि बी क्यूब नहीं मिला, ठीक है, अगर यहाँ 1 होता ना तो हम 1 क्यूब की तरफ ट्राई करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं मिला तो मतलब क्यूबिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, हम डबल कॉमन देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 1 x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 2, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x प्लस 1, और यहाँ क्या चल रहा है, x प्लस 2 x माइनस 2। सारी टर्म्स एक एक दफा लिख लेंगे, ठीक है, कॉमन भी एक दफा और नॉन कॉमन भी एक दफा। तो स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, तो x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। चले, यही 4 टर्म्स हैं। x प्लस 2 भी आ गई, x प्लस 1 भी आ गई, x माइनस 1 भी आ गई, x माइनस 2 भी आ गई, x प्लस 1 मौजूद है, x प्लस 2 मौजूद है, x माइनस 2 मौजूद है। ये 2 फार्मूले बन जाएंगे और ये 2 फार्मूला बन जाएगा। तो जब फार्मूला बनेगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और फाइनल फॉर्म बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आपकी फाइनल टर्म बन जाएगी एलसीएम की। लास्ट क्वेश्चन है, तीनों के अंदर मिड टर्म ब्रेक हो रही है, बजाहिर फार्मूला कोई नहीं बन रहा, तो जब बनेगा तब देखेंगे। फिलहाल ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 है और प्लस माइनस करें तो 1 है। प्लस माइनस 1 कब आ सकता है, जब 2 इकट्ठे नंबर माइनस हो रहे हो। ठीक है, तो 20 का टेबल देखें तो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर 4 5 आर 20, 5 माइनस 4 1, तो प्लस 5x, चूंकि यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन माइनस 20। चलो, ये तो पेयर मिल गया आपको। इसकी मिड टर्म ब्रेक देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे। इसका मतलब है 6 4 24, ठीक है, माइनस 6 माइनस 4। ये आप बाय थ्रू टेबल भी कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस लेवल पे आके आप थोड़ी सी अपनी कैपेबिलिटी आप लोग बढ़ाएं और थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करें। ट्रिक्स को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन -1 है, जरा पाज लें यहाँ पे और चेक करें कि आप इसको कर पा रहे हैं मिड टर्म ब्रेक,
कि -1 है, इसका मतलब कोई दो कंसेक्टिव नंबर का मल्टीप्लाई जो है ना वो 30 होना चाहिए। मुझे तो ज़हन में आ गया फौरन, आप लोग जरा देखें क्या माइंड में आ रहा है आपके। तो क्या बनेगा, -6x प्लस 5x, 6 5 जा 30, ठीक है। तो -6x प्लस 5x, तो पेयरिंग हो गई हमारी, मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब बस कॉमन वाला काम है, आसान काम है, x प्लस 5 -4x प्लस 5, -4 यहाँ कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म के अंदर x कॉमन आ जाएगा तो x -6, नेक्स्ट आसान होता है, -4 कॉमन तो x -6, क्योंकि टर्म सेम बन जाएगी। अंधे होकर नहीं करना, हो सकता है समटाइम आप मिड टर्म ब्रेक गलत कर रहे हो, तो इसको वेरीफाई करना है, ये एक वेरीफायर है कि पीछे आपने चेक किया है कि नहीं। अगर पीछे सही किया होगा तो ये दोनों टर्म सेम बनेंगे, अगर पीछे सही नहीं किया होगा तो ये दोनों टर्म सेम नहीं बनेंगे। x -6 प्लस 5x -6, इसको मजीद कर लें ट्रांसफॉर्म, x प्लस 5 कॉमन, x -4 और x -6 कॉमन, x -4 और x -6 कॉमन, x प्लस 5। अब इसका एलसीएम बहुत आसान है, कॉमन भी एक दफा, नॉन कॉमन भी एक दफा। तो एक एक बार सबको लिख लें, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट टर्म x -4, ये कैसे पता कि सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट टर्म है, तो स्मॉलेस्ट टर्म x -6 बनेगी, क्योंकि x में से 6 माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट टर्म अगर रखें तो, लेकिन यूजुअली जो कांस्टेंट छोटा होता है हम उस एतबार से लेके चल रहे होते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो x -4 पहले भी लिखा जा सकता था क्योंकि वो स्मॉलर कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास फाइनल एलसीएम हो गया और हमारे एलसीएम वाले क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड।